नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगले हफ्ते कहां होगी बाजार की नज़र और किन ट्रिगर्स पर रहेगी बाजार में हलचल? अगले हफ्ते कहां होगा मौका बाजार के लिए? क्या होंगे अहम ट्रिगर? ये सारे सवालों को लेकर आज हम जवाब ढूंढेंगे और हमारे साथ अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए मौजूद है हमारे गेस्ट जो कि हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से अविनाश गोरक्षकर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार की। आज बाजार में क्या एक्शन रहा, किन शेयरों में दिखी तेजी, किन शेयरों में रही गिरावट, पूरी अपडेट लेकर हमारे साथ मौजूद है मानसी बताएं इस हफ्ते में और आज कैसा रहा बाजार? बिल्कुल, तो जैसे कि हमने देखा पूरे हफ्ते बाजार में काफी वॉलेटाइल एक्शन देखने को मिला। मंथली एक्सपायरी भी थी गुरुवार के दिन और मंथली एक्सपायरी काफी अच्छी कटती हुई दिखी और शुक्रवार का दिन यानी आज का दिन शुरुआत तो धुआंधार होती हुई दिखी, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में बाजार में कमजोरी का दबाव देखने को मिला और क्लोजिंग में फिर कमजोरी वाली ही देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक पूरे हफ्ते का एक्शन अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स थे जिन्होंने वीक परफॉर्म कर दिखाया। कुछ सेक्टर्स थे जो कि गेनिंग मोमेंटम दिखा रहे थे, जैसे कि एफएमसीजी स्पेस में तेजी दिखी इस हफ्ते में, ऑटोमोबाइल स्पेस ने भी परफॉर्म कर दिखाया। इसके अलावा निफ्टी में गेनिंग मोमेंटम पूरे हफ्ते कहां पर देखने को मिला? टॉप गेनिंग मोमेंटम हीरो मोटोकॉर्प में करीब 10% की तेजी स्टॉक ने दिखाई है। इसके ठीक पीछे एचयूएल में करीब 5% की बढ़त देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में रहे जहां पर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स दिखे। एचडीएफसी लाइफ में पूरे हफ्ते अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन इसके विपरीत एसबीआई लाइफ बावजूद नतीजे अच्छे देने के स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और आज के सत्र में भी हमने देखा कि एसबीआई लाइफ में कमजोरी के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। क्लोजिंग भी जब हुई करीब 3% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। निफ्टी में लूजिंग मोमेंटम पूरे हफ्ते कहां दिखा? कोल इंडिया का स्टॉक 10% तक लुढ़कता हुआ देखने को मिला। इसके ठीक पीछे ओएनजीसी में 8% की कमजोरी रही। बीपीसीएल, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल थे जहां पर बिकवाली का दबाव, लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। इस बीच मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप में काफी हद तक देखने को मिला। स्कैफलर इंडिया के स्टॉक को देख लीजिए, करीब 20% तक के रिटर्न्स पूरे हफ्ते में स्टॉक ने दिखाए। क्रिस्टल में करीब 10% तक की तेजी दिखी। फिनिक्स मिल्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल रहे जहां पर अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड्स नजर आया। और मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम टाटा कम्युनिकेशन, धनी सर्विसेज, अतुल लिमिटेड, नाल्को और माइंडट्री जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला जहां पर लाल निशान के साथ कमजोरी का दबाव देखने को मिला। मारुति सुजुकी और अल्ट्राटेक आखिरी कुछ घंटों में दोनों कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए और नतीजे जो थे अनुमान से भी अच्छे आते हुए देखने को मिले और इसी का एक इम्पैक्ट था जो कि दोनों स्टॉक प्राइस पर पड़ता हुआ दिखा, लेकिन फिर बाजार खत्म होते होते वहां पर भी बिकवाली रही। तो क्लियरली बाजार की शुरुआत धुआंधार होती हुई देखी हमने, लेकिन क्लोजिंग के वक्त तमाम इंडेक्स और तमाम सेक्टर्स में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। अविनाश सर, कैसे देखें अगर इन्वेस्टर इस मार्केट को? ये तो जो पूरी लाइन है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही है पूरी मार्केट्स की। किस तरीके से इस हफ्ते को हम एनालाइज करें? उत्तर मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में वोलेटिलिटी काफी रहेगी, क्योंकि अभी मार्केट जो लास्ट आधे घंटे में गिरा है, मेरे ख्याल से काफी हद तक ग्लोबल न्यूज फ्लो के कारण गिरा है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर और थोड़े हाईटेक वेपन्स यूज करने वाला है। प्लस हमको लग रहा है कि ग्लोबली अभी कोविड के केसेस भी बढ़े हैं। इंडिया में भी कोविड का आंकड़ा अभी 17-18 हजार हो चुका है। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स थोड़ी सी अनसर्टन है कि यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो मार्केट्स में थोड़ा बहुत जो अपसाइड एक्शन है वो थोड़ा रुकेगा। ऑल्सो क्वार्टरली सीजन चालू है, तो ज्यादातर आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ही फोकस करना चाहिए। इंडेक्स पे मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा और मेरे ख्याल से जो स्टॉक्स जहाँ पे नंबर्स अच्छे आ गए हैं और जहाँ पे नतीजे भी अच्छे आने वाले हैं वहां पे मौके मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए, बट ये स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अगर वो अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अभी भी प्रॉफिट बनाने के काफी मौके हैं। अविनाश सर, अगले हफ्ते के बाजार को किस तरीके से देखा जाए? क्या ग्लोबल क्यूज पे ज़्यादा नज़र रहेगी बाजार की और वहाँ से ज़्यादा मूवमेंट दिखेगा? अर्निंग्स भी हैं, तो क्या अर्निंग्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा? किस तरीके से अगले हफ्ते के बाजार को हम देखना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि देखिए अर्निंग्स पहले फोकस पे रहेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली शेयर के प्राइसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन अगर रशिया यूक्रेन के वॉर को लेके कोई और नेगेटिव सरप्राइज आती है या जैसे कोविड के केसेस में काफी ज्यादा इंक्रीज होते हैं यहाँ पे भी, तो डेफिनेटली ये बातें भी मार्केट्स नजरअंदाज नहीं करेगा। बट डेफिनेटली अर्निंग्स विल बी द फर्स्ट पॉइंट उत्कर्ष। उसके बाद मेरे ख्याल से ये मैक्रो फैक्टर्स जो है
यहाँ पे प्ले आउट हो गए। तो थोड़ा सा कॉशियस तरीके से इन्वेस्टर्स को ट्रेड करना चाहिए। हालांकि नई एक्सपायरी है, बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार से अभी हेडविंड्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट कॉशियसली ट्रेड करेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ही फोकस करिए। इंडेक्स हो सकता है कि नेगेटिव बायस से थोड़ा सा ट्रेड करे। चलिए, हाँ सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार कार्नाइल कैपिटल के फाउंडर विकास खेमानी का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भारत में काफ़ी नज़रअंदाज किया गया है। हालांकि अब सरकारी योजनाओं और चीन +1 रणनीति का फ़ायदा इस सेक्टर को मिलेगा। उनकी बात को सुन लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में एक हिस्टोरिकली इग्नोर्ड सब्जेक्ट रहा है। हमारी इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी खाली 16% है पूरी जीडीपी का, जो एक इतने बड़े देश के लिए जिसको कंजम्पशन है, हाई यंग पॉपुलेशन है, ये बहुत ही खतरनाक विषय है। तो आई थिंक अच्छी बात ये है कि ये एक चेंज हो रहा है। सरकार ने काफी ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। दूसरा, चाइना +1 की वजह से काफी जो कंपनीज हैं वो बाहर चाइना से जो आउटसोर्स कर रही हैं, वो अभी बाहर में दूसरी जगह ऐसे स्रोत देख रही हैं जहां से वो अपना आउटसोर्स कर सके। तो इंडिया एक बहुत बड़ी उसकी डेस्टिनेशन बनेगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। और इंडिया की कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी चाइना की बनस्पत काफी बेटर हो गई है। तो अगर ये सब कॉम्बिनेशन को देखें तो ये जो हमारी जीडीपी है 450 बिलियन की, ये $1 ट्रिलियन अगले 5 साल में हो सकती है। तो जब इस तरह की एक गति कोई भी सेक्टर में आती है तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा मार्केट में भी होता है, मार्केट कैप में भी होता है। हमारे एक स्पेसिफिक स्कीम भी है जिसको हम खाली मैन्युफैक्चरिंग में ही इन्वेस्ट करते हैं, और हमारे नॉर्मल फंड के अंदर भी हम वहाँ पे थोड़े ओवरवेट हैं। और ये सब अक्रॉस ऑटो कंपोनेंट, एपीआईज, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, काफी एक बहुत बड़ा दायरा है जिसमें इंडिया को इसमें फायदा होगा। चलिए, साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के डायरेक्टर और सीईओ मनीष सेंथोलिया से भी हमने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण बाजार पर दबाव रहेगा। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को निवेश के लिए बेहतर विकल्प बताया। उनकी बात को सुन लेते हैं। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन का नंबर्स आ रहे हैं, यूएस में भी लास्ट में इन्फ्लेशन प्रिंट था वो 8.5%, सीपीआई इंडिया में भी 6.95, डब्ल्यूपीआई की बात करें तो 15%, 14.5% के करीब। तो जो वॉर का जो एलिमेंट था वो अभी बैकबर्नर पर है, वॉर चल ही रहा है, वो एक एडेड समस्या तो है ही कमोडिटी प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जो रेट हाइक की जो पॉसिबिलिटी है, जो फ्रंट लोडिंग ऑफ रेट हाइक्स होंगे, उससे वैल्यूएशन रीसेट डेफिनेटली मार्केट्स में होगा। तो मुझे ये लगता है कि बेसिकली FY23 इज मोर अबाउट प्रोटेक्टिंग द डाउन साइड rather than aiming for any major upside, क्योंकि ये इन्फ्लेशन रहेगा, कमोडिटी प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे, ग्रोथ स्लो डाउन होगा, और वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बेसिकली विल ट्रायम्फ ओवर ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। अविनाश सर, सेक्टर्स की बात करें, किन सेक्टर्स में अगले हफ्ते आपको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है और उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए निवेशकों को? लग रहा है कि देखिए, जो सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो बैंकिंग रहेंगे, कैपिटल गुड्स रहेंगे, ऑटोज में एक्शन रहेगा। मेरे ख्याल से ऑटोज में मारुति के जो नंबर आ गए वो डेफिनेटली काफी अच्छे हैं, मार्जिन में बीट है, प्लस इन्होंने प्राइस इंक्रीज लिए हैं। सेमीकंडक्टर का इशू भी थोड़ा सा सुलझ चुका है। आज के कॉन्फ्रेंस कॉल में थोड़ी सी कमेंट्री मैनेजमेंट की मिलेगी तो उससे अंदाज लगेगी कि आगे का रोड मैप और वॉल्यूम ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट के क्या थॉट्स है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सेक्टर्स है ये आने वाले हफ्तों में भी अच्छी तरह से मोमेंटम पकड़ेंगे, और ग्राउंड लेवल पे ऑटोमोटिव सेक्टर में काफी अच्छी डिमांड है। इनफैक्ट मारुति के काफी व्हीकल्स है, महिंद्रा के काफी व्हीकल्स है जहाँ पे बड़ी लंबी वेट लिस्ट है। तो आई थिंक ऑटो कंपोनेंट्स, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, यहाँ पे फोकस करिए। ऑटो से एक और सवाल ले लेते हैं सर कि पहले तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर स्पेस में आप कहाँ पे ज़्यादा नज़र बनाना चाहेंगे? 2 व्हीलर में अभी भी थोड़ा बहुत अगर हम ग्राउंड पे बात करते हैं तो थोड़ी सी डिमांड की दिक्कत है। 4 व्हीलर में जैसे आपने कहा कि तीनों कंपनियां इस समय अच्छा कर रही है, मारुति भी अच्छा कर रही है, नंबर्स आपने कहा अच्छा है, टाटा मोटर्स की बात कर लो, आप महिंद्रा की बात कर लो, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑन मार्केट वो तो अच्छी हो रही है, लेकिन एज अ स्टॉक पर्सपेक्टिव इन तीनों में से क्या चुने? और 2 व्हीलर्स में अगर क्या आपकी क्या राय रहेगी?
देखिए, फोर व्हीलर की बात अगर करें तो मैं समझता हूँ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक अच्छा करंट प्राइस पे चॉइस रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, प्लस कंसोलिडेटेड एंटिटी के कारण हमने देखा कि नॉट ओनली उनके आईटी कंपनीज बट इवन ऑटो कंपोनेंट्स में महिंद्रा सीआई के नंबर्स काफी शानदार आ गए, तो उसका बेनिफिट भी महिंद्रा को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से महिंद्रा में हमारा पॉजिटिव व्यू है, यहाँ पे 1050-1100 का हम टारगेट लेके अभी भी पॉजिटिव है। रही बात टू व्हीलर कंपनीज की, तो मुझे लग रहा है कि उत्कर्ष यहाँ पे वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट पीक से 50% डिस्काउंट पे चल रहे हैं, और यहाँ पे बजाज ऑटो और हीरो मोटरकॉर्प, ये दोनों कंपनीज में हमको लग रहा है कि जो नेक्स्ट ट्रिगर होगा वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात रहेगी। हालांकि अच्छा मानसून होता है तो इनके लिए रूरल डिमांड भी पिकअप होगा, बट यहाँ पे सबसे बड़ी जो चैलेंज और रिस्क है वो कोविड को लेके। कोविड में अगर थोड़ी बहुत भी केसेस बढ़ते हैं तो इनके लिए वापस थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, बट डेफिनेटली एट दीज लेवल्स होने के लिए बहुत कम है। तो हीरो मोटरकॉर्प और बजाज ऑटो टू व्हीलर्स में काफी अच्छे लग रहे हैं अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन करना। चलिए एक बार विनी के पास भी चल लेते हैं। विनी के पास अगले हफ्ते के ट्रिगर्स हैं, क्या ट्रिगर्स रहेंगे विनी, बताइए हमें। क्यूज, जो इंपॉर्टेंट क्यूज और इवेंट्स है और उनकी बात करें तो नेक्स्ट वीक में यूएस मार्केट में एफओएमसी रेट डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है। 4 मई को ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए, और 5 मई को है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। ये दो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है जो वॉच आउट करेंगे यूएस मार्केट में। उसके अलावा यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड की रेट भी है, तो वहाँ पे भी वॉच आउट करेंगे। 5 मई को इनके डिसीजन आएंगे, तो ये फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। इंडिया में की बात करें तो एसएनपी ग्लोबल से पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिट और सर्विस डेटा नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और उसके अलावा 4 मई को ईआईए क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट है जो इंपॉर्टेंट एक फैक्टर वॉच आउट करते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्यूज और इवेंट्स है ग्लोबल और डोमेस्टिक फ्रंट में जो वॉच आउट करेंगे नेक्स्ट वीक। अविनाश सर, ये जो एफओएमसी की जो मीटिंग है 4 मई को यूएस में, उसको कैसे देखेंगे और उसके ऊपर निवेशकों को क्या नज़र रखनी चाहिए और नज़र के बाद क्या एक्शन लेना चाहिए? उत्कर्ष, मुझे लग रहा है कि देखिए, एफओएमसी की मीटिंग की बात करें तो 50 बेसिस पॉइंट तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। अगर 75 बेसिस हाइक आता है, जो काफी अनलाइकली है, तो मार्केट्स डेफिनेटली इसको नेगेटिवली देखेगी। काफी सेल ऑफ इमर्जिंग मार्केट से होगा, और मुझे लग रहा है कि ये एक सिग्नल होगा कि यहाँ पे भी डोमेस्टिकली आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स आने वाले पॉलिसी में इंक्रीज करेगा, तो उससे डेफिनेटली जो हाई इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स है वहां पे शायद आपको थोड़ी बिकवाली देखने को मिले। लेकिन बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल के साथ अगर क्रेडिट ग्रोथ भी डबल डिजिट्स में होता है तो डेफिनेटली बैंकिंग, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए अच्छी बात रहेगी। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को पूरी तरह से नेगेटिव होना नहीं चाहिए, बट हाँ, डेफिनेटली राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स अगर यूएस से आते हैं 75 बेसिस पॉइंट, तो डेफिनेटली दिस विल बी अ बिग काइंड ऑफ ब्रेक, एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म। तो थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब हो सकता है। ऑयल की अगर बात करें सर, उसको कैसे देखें इस समय, क्योंकि देखिए फ्यूल को लेकर एक तो रशिया यूक्रेन का इम्पैक्ट है, यही सैंक्शंस का इम्पैक्ट आ रहा है, और ऑयल का इम्पैक्ट सब जगह पड़ेगा, हर सेक्टर में पड़ रहा है। इन्फ्लेशन की बहुत सारी वजह जो है वो तेल से ही होके जा रही है। कैसे आप ऑयल को प्ले आउट करते हुए देखते हैं? क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा आगे आने वाले समय में? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी का जो अगली ओपेक की मीटिंग होगी उसमें लग रहा है कि शायद थोड़ा सा सप्लाई बढ़े, बट अभी फिलहाल जो कंडीशन है, रशिया को अपना ऑयल बेचने के लिए दिक्कत हो रही है, और ये डेफिनेटली ऑयल मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से रशिया यूक्रेन का वॉर जब तक चलेगा तब तक ऑयल मार्केट ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर से काफी वोलेटाइल रहेगा। एटलीस्ट नियर टर्म में तो लग नहीं रहा है कि ऑयल के प्राइसेस कम होंगी। थोड़ा भी अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज यूक्रेन या रशिया से आता है, एस्केलेशन अगर वहां से आता है, तो ऑयल के प्राइसेस वापस बढ़ेंगे, और जो भी ऑयल कंज्यूमिंग सेक्टर्स है इनके लिए डेफिनेटली मार्जिन का प्रेशर रहेगा। मेरे ख्याल से जो अपस्ट्रीम कंपनीज है, जैसे ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, सलान एक्सप्लोरेशन है, हिंदुस्तान ऑयल है, ये सब कंपनीज पे वॉच करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनके रियलाइजेशंस काफी अच्छे होंगे। सर, एक चीज जिसपे सबकी नजर होगी वो होगा LIC का IPO। 4 से 9 मई के बीच में IPO खुलेगा। प्राइस बैंड रहेगा 902 से 949, और मार्केट कैप का करीब करीब अनुमान इस समय लग रहा है वो करीब 6 लाख करोड़ का लग रहा है, और साइज जो है 21,000 करोड़ का है। एज एन इन्वेस्टर, एज ए पॉलिसी होल्डर आपको डिस्काउंट है, एज एन इन्वेस्टर LIC के IPO को कैसे देखना चाहिए? देखिए उत्कर्ष, मुझे लग रहा है कि पहले लगा था कि शायद LIC के IPO का प्राइसिंग काफी एग्रेसिव होगा। पहले जो मैंने सुना था वो 1100-1200 रुपए की ऑफर प्राइस थी।
अभी गवर्नमेंट ने एक अच्छी बात की है कि इन्होंने आईपीओ प्राइस काफी अट्रैक्टिव रखा है। उसके ऊपर आपने जैसे कहा कि रिटेल इन्वेस्टर को 50 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, पॉलिसी होल्डर को भी डिस्काउंट मिलता है। तो इस लेवल पे जो वैल्यूएशन ऑफर हो रहा है वो 1.1 टाइम्स इनकी एम्बेडेड वैल्यू पे शेयर अवेलेबल है, जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के मुकाबले में काफी सस्ती है। एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो 3 टाइम का मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू है। एसबीआई लाइफ करीबन 2.5 टाइम्स है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि एलआईसी का ज्यादातर बिजनेस एन्युटीज से आता है, जो काफी कम प्रॉफिटेबल है। लेकिन प्रोटेक्शन का भी बिजनेस जो है वो एलआईसी ने कहा है कि पोस्ट आईपीओ वो एग्रेसिवली उसको टारगेट करेंगे। तो लंबी अवधि के लिए ये काफी अच्छा मौका है। शायद लिस्टिंग गेन्स कोई बड़ी ना आए, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स में इतना बड़ा पॉपअप आएगा लग नहीं रहा है। शायद आपको 15-20% की अपसाइड मिलेगी। लेकिन अगर 1.5-2 साल का नजरिया लेके इंश्योरेंस मार्केट को प्ले करना है तो एलआईसी विल बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव और काफी अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस को ये ऑफर हो रहा है। चलिए नसर, आप बने रहिए। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रा से मैंने बातचीत की कॉन्सेप्ट टीवी हैचबैक के लॉन्च के मौके पर। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। See, I think the market really wants it. Okay, see, at the end of the day, it's not about what you and I think. It's what the market wants. Market certainly wants it. And do you think it is faster than what everybody expected a few years back? Because we're speaking about the fact You that should know. No, I will not know that. So what's the rightful place for Tata Motors brand in the Indian market, you think, given the fact where you were 2 years back? I just want us to produce the cars which people love and people like to drive and want them to have an experience in the entire journey, whether it is buying, driving, charging or servicing. I want them to have the best experience. चलिए एक बार फिर से चलते हैं विनी के पास, क्योंकि विनी के पास है आंकड़े कि अगले हफ्ते कौन से रिजल्ट्स आने वाले हैं। विनी बताएं। अगले हफ्ते 7 निफ्टी कंपनीज अपने अर्निंग्स पोस्ट करने वाले हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है पहले ये बात करते हैं। तो एचडीएफसी लिमिटेड 2 मई को उनके अर्निंग्स से एक्सपेक्टेड है कि उनकी एनआईआई ग्रोथ 11% पे एनआईआई ग्रोथ होगी और डबल डिजिट एयूएम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये एक फैक्टर है, मेन फैक्टर जो वॉच आउट करेंगे। उसके अलावा एफएमसीजी स्पेस में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है 2 मई को जो अपने अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगे। लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, पर इन्फ्लेशन जो है वो तो कंटिन्यू कर रहा है अपना प्रेशर, जो मार्जिन्स पे बढ़ते ही जा रहा है। तो इन्फ्लेशन प्रेशर कंटिन्यू रहेगा मार्जिन्स पे, पर लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दिस टाइम। टाइटन 3 मई को एक्सपेक्टेड है इनके अर्निंग्स। और ओवरऑल रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड है वो है कि रेवेन्यू रहेगा फ्लैटिश ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ज्वेलरी सेगमेंट मेनली जो है जहाँ पे से उनकी 80% की रेवेन्यू आती है, वो एक्सपेक्टेड है कि उनकी वहाँ पे डिक्लाइन होगी रेवेन्यू की ऑलमोस्ट 4% की। तो ध्यान रखेंगे कि कैसे आएंगे टाइटन के अर्निंग्स जो रिटेल स्पेस में है। एक और टाटा कंपनी की बात करते हैं तो टाटा स्टील भी 3 मई को अपने रिपोर्ट करने वाला है अर्निंग्स। ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि जो इबिटा टाटा स्टील का है वो रहेगा फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर्स, एक और टाटा कंपनी, टाटा कंज्यूमर की मार्जिनल रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दिस टाइम, वाइल उनके मार्जिन्स पे जो है ये डिफरेंट है, थोड़े एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रही है ये टाइम। ये कंज्यूमर्स कंपनी में एक्सपेंशन एंड टाटा कंज्यूमर्स टी प्राइजेस कूल ऑफ हो चुके हैं, कम हो चुके हैं टी प्राइसेस में, इन्फ्लेशन, महंगाई, तो उसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट करेंगे मार्जिन्स को और एक्सपेक्टेड है मार्जिन एक्सपेंशन। लास्टली कोटक महिंद्रा बैंक है जो 4 मई को अपने अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी और उसके वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करें कि स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ है, अपबीट आउटलुक ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके निम्स में, प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करें और निम्स में हम लोग एक्सपेक्ट करें कि कंपनी रेजिलिएंट रहेंगे उनके निम्स पे। तो ध्यान रखेंगे कि ये सब अर्निंग्स कैसे होंगे, ये तो उनकी एक्सपेक्टेशंस है अभी। विनी, ये तो बात हो गई निफ्टी वाली कंपनियों की, और कौन से नतीजे हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? तो निफ्टी के अलावा जो अर्निंग्स है वहाँ पे भी काफ़ी सारी अर्निंग्स है। तो सेक्टर वाइज बात करते हैं थोड़े कंपनीज के बारे में, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में काफ़ी सारे अर्निंग्स आने वाले हैं। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज है, IDBI बैंक, होम फर्स्ट फाइनेंस है, फेडरल बैंक है, कैनरा बैंक है, ये तो फाइनेंस स्पेस की हो गई। FMCG में भी काफ़ी सारे अर्निंग्स है, डाबर, मैरिको, बजाज कंज्यूमर्स, अडानी विल्मर, इन सब की अर्निंग्स भी है। और अडानी ग्रुप के बात करें तो अडानी विल्मर सिर्फ अकेला नहीं है, वहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी गैस, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, ये सब अडानी कंपनीज भी अपने रिपोर्ट करेंगे अर्निंग्स अगले हफ्ते। उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल साइड पे वोल्टास, हैवेल्स, ब्लू
स्टार, सिम्फनी, ये सब कंपनीज भी है। और ऑटो एंसिलरी स्पेस में बात करें तो रामकृष्ण फॉर्जिंग्स, एक्साइड, टीवीएस मोटर्स, सोना BLV, सीएट, ये सब कंपनीज भी अपने अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी। और टाटा स्पेस में टाटा पावर भी है जो अपने कंपनी के अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में। चलिए अविनाश सर, जाते जाते क्या रिकमेंडेशंस आप देना चाहेंगे हमारे निवेशकों को, किन सेक्टर्स में और किन स्टॉक्स में उनकी नजर होनी चाहिए? उत्कर्ष, दो कंपनीज मुझे पसंद है। एक कंपनी का नाम है BCL इंडस्ट्रीज। अभी ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट का लॉजिक ये है कि करीबन 60% वनस्पति और एडिबल ऑयल से आता है। ये सनफ्लावर, ग्राउंडनट ऑयल बनाते हैं और सभी को पता है कि पाम ऑयल के शॉर्टेज के बाद कीमतें 20-25% बढ़ी है। तो मुझे लग रहा है कि एथेनॉल का तो ट्रिगर है ही, क्योंकि इन्होंने दिसंबर में नया प्लांट एथेनॉल का लगाया है वेस्ट बंगाल में, तो उसका भी बेनिफिट FY23 में मिलेगा। तो हमारा मानना है कि FY23 के करीबन 40 रुपए की अर्निंग आएगी, तो करीबन 550 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये एक अच्छा विकल्प है। दूसरा स्टॉक है जो कैश मैनेजमेंट स्पेस में काम करता है, CMS इन्फो। ये कंपनी हमको लग रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडिया में ऑपरेट कर रही है, 15,000 कोड्स में प्रेजेंट है। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने अपने तीसरे तिमाही में ऑलरेडी जो पिछले साल का प्रॉफिट था 160 करोड़, वो 9 महीने में रिकॉर्ड किया है। इस साल कम से कम 15 रुपए की अर्निंग आएगी और उसके साल 18, इसके बाद FY23 में 19-20 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी सैवी बिजनेस है और यहाँ पे मार्केट सुप्रीमेसी है। तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि कम से कम 6 to 12 मंथ में कोई अगर खरीदता है 265-260 में, तो करीबन 350-360 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये दोनों अच्छे विकल्प है ऐसे मार्केट में जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को कल की तैयारी कराने के लिए। इसके साथ साथ कल की तैयारी में इतना ही, लेकिन आप PT9 स्वदेश देखते रहिए।